इस दृश्य को देखने के बाद वहां मौजूद सभी लोग हैरान रह गए। उनके मुंह आश्चर्य से खुले के खुले रह गए। बेशक जोसेफ भी हैरान था। असल में उसने सोचा था कि हरमन के आने के बाद वो जरूर रुद्र को सबक सिखाएगा, लेकिन उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि आखिर में मामला इस तरह निकल जाएगा। उसकी आंखों में भ्रम की एक झलक चमकी और वो तुरंत हरमन के पास जाकर उलझन भरे चेहरे के साथ पूछने लगा, कजिन, ये तुम क्या कर रहे हो? तुम इस लड़के को सजा क्यों नहीं दे रहे हो? इस समय तक हरमन को सब समझ में आ चुका था, लेकिन जोसेफ को नहीं। हरमन ने जोसेफ पर ध्यान तक नहीं दिया। इसके बजाय वो आदरपूर्वक रुद्र की ओर मुड़ा और बोला, मिस्टर रुद्र, आज की इस घटना के बारे में आपका क्या विचार है? ये आदमी कुछ परेशान करने वाला लग रहा है। रुद्र ने हल्के से सिर मोड़कर जोसेफ की ओर देखा और शांत स्वर में कहा। हरमन ने गहरी सांस ली और धीरे से बोला, मिस्टर रुद्र, मैं आपकी बात समझ गया। मैं वादा करता हूं कि आगे से आप इस इंसान को नहीं देखेंगे। ये कहकर हरमन सीधा अपने पीछे खड़े अंगरक्षकों की ओर मुड़ा और ठंडे स्वर में चिल्लाया, तुम सब वहां खड़े क्या कर रहे हो? जल्दी से इस आदमी को यहां से बाहर ले जाओ। मिस्टर रुद्र इसे और नहीं देखना चाहते। सभी बॉडीगार्ड्स हरमन के आदमी थे और वही करते थे जो हरमन कहता था। हालांकि उन्हें नहीं पता था कि मामला क्या है, लेकिन हरमन का आदेश सुनकर वे तुरंत जोसेफ की ओर दौड़े और उसे उठाकर गर्म पानी के झरने के दरवाजे की ओर ले जाने लगे। इस समय जोसेफ को अब भी समझ नहीं आया था कि क्या हो रहा है और वो उत्तेजना से चिल्लाया, कजिन, क्या तुम पागल हो गए हो? मैं जोसेफ हूं, तुम्हारा कजिन। तुमने इसे क्यों नहीं सजा दी, बल्कि इन लोगों से मुझे ही बाहर फेंकवा रहे हो? कजिन, मैंने क्या गलती की है? तुम इन लोगों को क्यों नहीं सजा दे रहे हो? मैंने तो सब कुछ तुम्हारे ही कहे अनुसार किया। जोसेफ पागलों की तरह छटपटाने लगा और हरमन मन ही मन गाली देने लगा, लेकिन मुंह से कुछ बोलने की हिम्मत नहीं हुई। उसके पीठ से ठंडा पसीना बहने लगा और वो हक्का बक्का खड़ा रहा। कजिन, क्या तुमने ज्यादा पी ली है? जोसेफ ने संघर्ष करना नहीं छोड़ा और जोर जोर से चिल्लाता रहा, इसका मुंह बंद करो। आखिर हरमन से सहा नहीं गया और उसने बड़ी आंखें करके चिल्लाया। एक बॉडीगार्ड्स ने तुरंत जोसेफ के पेट पर लात मारी, जिससे वह दर्द से चिल्ला उठा और चुपचाप अपना मुंह बंद कर लिया। जोसेफ, बेहतर होगा तुम चुप ही रहो। ये लड़का वो नहीं है जिससे हम पंगा ले सके। अगर तुमने इसे सच में गुस्सा दिला दिया तो तुम्हारा अंजाम अच्छा नहीं होगा। एक बॉडीगार्ड्स ने धीरे से जोसेफ को फुसफुसाकर समझाया, इसका क्या बैकग्राउंड है? जोसेफ का चेहरा और उत्तेजित हो गया और वह चिल्लाया। जोसेफ के अंगरक्षकों के चेहरे ये सुनकर पूरी तरह बदल गए। वे समझ नहीं पा रहे थे कि जोसेफ सचमुच बेवकूफ है या जानबूझकर अनजान बना हुआ है। बॉडीगार्ड सब कुछ समझ चुके थे, लेकिन जोसेफ अब भी अंधेरे में था। कुछ ही देर में जोसेफ को जबरदस्ती बाहर ले जाया गया। माहौल तुरंत शांत हो गया और अनूप, जिसे रुद्र का बैकग्राउंड सबसे अच्छी तरह पता था, रुद्र के चुप रहने पर हिलने तक की हिम्मत नहीं कर सका। हरमन जमीन पर घुटनों के बल बैठा था। उसे समझ नहीं आ रहा था क्या करे। शेखर, अनुपमा, शोएब और बाकी लोग भी स्थिति को समझ नहीं पा रहे थे। हरमन के चेहरे के भाव भी कुछ हल्के हुए और उसने धीरे से रुद्र से कहा, मिस्टर रुद्र, क्या आपकी कोई और आज्ञा है? मेरे दोस्त से माफी मांगो। रुद्र ने हल्की आवाज में जवाब दिया। रुद्र का जवाब सुनकर हरमन एक पल को रुका, लेकिन उसने ज्यादा नहीं सोचा। वो खड़ा हुआ और जल्दी से शेखर, शोएब और बाकियों के पास जाकर ईमानदारी से माफी मांगने लगा। इस वक्त शायद हरमन को यह भी नहीं पता था कि वह माफी क्यों मांग रहा है। हरमन के माफी मांगने के बाद रुद्र ने यह देखा, हाथ में पकड़ा सेब कूड़ेदान में फेंक दिया। आलस से खींचते हुए बोला, शेखर, देर हो रही है, हमें अब वापस नहीं जाना चाहिए। शेखर अब भी कुछ समझ नहीं पाया और उलझन में बोल उठा, क्या रुद्र ने कहा है हम जा सकते हैं। बिंदिया ने जल्दी से हाथ बढ़ाकर शेखर को खींच लिया। हम जा सकते हैं। जैसे ही शेखर को समझ आया, उसने तुरंत सिर हिलाया। चलो। रुद्र ने हल्के से सिर हिलाया और सीधे गर्म पानी के झरने के दरवाजे की ओर चल पड़ा।
हालांकि शेखर और बाकी लोगों के मन में बहुत सारे सवाल थे, लेकिन इतने लोगों के सामने वे रुद्र से कुछ पूछने की हिम्मत नहीं कर सके। वे बस रुद्र के पीछे पीछे चलते हुए बाहर निकल गए। बिंदिया ने अनुपमा से कुछ बातें की और फिर वे भी उनके साथ बाहर निकल गई। अनूप, हरमन और बाकी लोग झुककर रुद्र को जाते हुए आदर से देखते रहे। एक शब्द बोलने की हिम्मत नहीं हुई। कुछ मिनट बाद जब सबने देख लिया कि रुद्र और बाकी लोग पूरी तरह जा चुके हैं, तब जाकर वे धीरे धीरे सीधा खड़े हुए। अनूप के चेहरे पर असामान्य तनाव था। उसने अपने चेहरे का पसीना पोंछा और हरमन की ओर मुड़कर बोला, हरमन, आज तुम्हारी किस्मत अच्छी थी। मिस्टर, रुद्र ने तुम्हें ज्यादा गंभीरता से नहीं लिया। हाँ, मैंने भी उम्मीद नहीं की थी कि मिस्टर रुद्र मुझे इतनी आसानी से छोड़ देंगे। यह सब मिस्टर अनूप की प्रतिष्ठा की वजह से है। हरमन ने राहत की सांस लेते हुए हकलाकर कहा, पिछली बार शाहिद ने मिस्टर रुद्र को नाराज किया था, तो मिस्टर रुद्र ने उसका 50% हिस्सा ले लिया। तुम सच में भाग्यशाली हो। अपने कजिन को सही से संभालना। अनूप ने धीरे से कहा, मिस्टर अनूप, आप क्या सुझाव देते हैं कि मैं उसे कैसे संभालूं? कुछ पल हिचकिचाने के बाद हरमन ने धीरे से अनूप से पूछा, यह तो साफ है मिस्टर, रुद्र ने कहा है कि वह इस इंसान को और नहीं देखना चाहते, तो तुम कैसे सुनिश्चित करोगे कि मिस्टर रुद्र उसे फिर कभी ना देखें? अनूप ने भौहें सिकोड़ते हुए डांटा। मैं समझ गया। कुछ देर झिझकने के बाद हरमन ने हल्के से सिर हिलाया। आखिर हरमन और अनूप दोनों ही अंडरवर्ल्ड से जुड़े थे, इसलिए वे अच्छी तरह जानते थे कि इस स्थिति में क्या करना चाहिए। कुछ देर हिचकिचाने के बाद अनुपमा जल्दी से हरमन और अनूप के पास आई और घबराते हुए बोली, मिस्टर हरमन, मिस्टर अनूप, आज की घटना मेरी वजह से हुई, मुझे माफ कर दीजिए। अनूप एक पल को चौंका, फिर धीरे से अनुपमा से बोला, मिस अनुपमा, क्या आप मिस्टर रुद्र को जानती हैं? उसकी बात सुनकर अनुपमा थोड़ी देर के लिए रुक गई, फिर धीरे से बोली, हाँ, मैं जानती हूं। जब तुम्हें मिस्टर रुद्र के बारे में पता था, तो तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? अगर तुमने पहले ही बता दिया होता तो सब कुछ ठीक हो जाता ना? अनूप ने लाचारी से कहा। अनूप को लगा कि अनुपमा ने पहले उसे ठुकराने की हिम्मत इसलिए की थी क्योंकि वो रुद्र जैसे ताकतवर इंसान को जानती थी। अनूप रुद्र जैसे इंसान को नाराज करने की हिम्मत नहीं कर सकता था, इसलिए उसका अनुपमा के बारे में सोचना तुरंत गायब हो गया। वह जल्दी से बोला, मिस अनुपमा, मैं कई मशहूर निर्देशक को जानता हूं। अगर भविष्य में मौका मिला तो मैं तुम्हारी उनसे पहचान करा सकता हूं। मिस्टर अनूप, आप मुझे निर्देशकों से मिलवाएंगे? उसकी बात सुनकर अनुपमा हैरानी से देखती रह गई। चूंकि तुम मिस्टर रुद्र की दोस्त हो, मैं जरूर तुम्हारी अच्छी देखभाल करूंगा। मुझे उम्मीद है कि तुम मिस्टर रुद्र के सामने मेरे बारे में अच्छी बातें कहोगी। अनूप मुस्कुराकर बोला, बिल्कुल सही मिस अनुपमा, मैं भी कुछ निर्माताओं को जानता हूं, मैं तुम्हारी उनसे मुलाकात करा सकता हूं। हरमन ने उत्साहित होकर कहा। वहां मौजूद दूसरे बड़े लोग भी इस सुनहरे अवसर को खोना नहीं चाहते थे और उत्साहित होकर अनुपमा की ओर चिल्लाने लगे। ये दृश्य देखकर अनुपमा दंग रह गई। उसके चेहरे पर अविश्वास झलक रहा था। उसे समझ ही नहीं आया कि अचानक ये लोग उसकी चापलूसी क्यों करने लगे। पास खड़ी सरोज को साफ समझ में आ गया कि ये सब रुद्र से जुड़ा हुआ है। आखिर रुद्र है कौन? उसने मन ही मन धीमी सांस भरते हुए सोचा। दूसरी ओर रुद्र, शेखर और बाकी लोग अजंता गर्म पानी के झरनों से निकलकर रिसोर्ट लौटने की तैयारी कर रहे थे। सब कार में बैठ गए तो माहौल थोड़ा अजीब हो गया। आखिर जो कुछ अभी हुआ था वो उनके लिए बेहद अविश्वसनीय था। बिंदिया सीधी सादी थी। उसने रुद्र की ओर देखा और धीरे से पूछा, रुद्र, अभी क्या हुआ था? वे लोग तुमसे इतने डर क्यों रहे थे? उन्होंने तुम्हारे सामने घुटनों के बल बैठकर माफी क्यों मांगी? हाँ रुद्र, मामला क्या है? तुम हमसे क्या छुपा रहे हो? शेखर भी उलझन में था और धीमी आवाज में पूछने लगा, क्या तुम जानते हो कि हम रिसोर्ट में वाटर विला में क्यों रुके थे? थोड़ी देर झिझकने के बाद रुद्र ने धीरे से पूछा, क्या ये तुम्हारी दोस्त रवीना की वजह से नहीं था? शेखर ने जवाब दिया, उसकी वजह से नहीं, मेरी वजह से।
रुद्र ने शांत स्वर में कहा, तुम्हारी वजह से। यह सुनकर सबका ध्यान रुद्र की ओर चला गया। उनके चेहरे और भी अविश्वसनीय लग रहे थे। रुद्र, क्या तुम देवनगर के मिस्टर रुद्र हो? क्या तुम किसी अमीर परिवार के वारिस हो? बिंदिया की नजर रुद्र पर और भी अजीब हो गई, लेकिन रुद्र बस हल्का सा मुस्कुराया और धीरे से बोला, इतना मत सोचो। क्या तुम मेरी हालत नहीं जानते? जब मैं स्कूल में था तो फीस भरने के पैसे तक नहीं थे। मैं अमीर घराने का बेटा कैसे हो सकता हूं? उसने अपनी असली पहचान बताने से इनकार कर दिया, क्योंकि वह सबके सामने इसे उजागर नहीं करना चाहता था। इसलिए उसने सीधे मना कर दिया। तो फिर मामला क्या है? वे लोग तुमसे इतने क्यों डर रहे थे? मैं सच में उलझन में हूं। शोएब ने सिर खुजाते हुए हैरानी से कहा, असल में मैं देवनगर वाला मिस्टर रुद्र नहीं हूं, लेकिन मैं उससे थोड़ा मिलता जुलता हूं और मेरा नाम भी रुद्र है। इसलिए इन लोगों ने मुझे वही समझ लिया और मैंने उन्हें मना नहीं किया। रुद्र मुस्कुराकर बोला, ओह, तो ये बात है। बिंदिया, शेखर और बाकियों ने धीरे से सिर हिलाया। हालांकि रुद्र की यह बात भी काफी अविश्वसनीय थी, लेकिन यह मानना कहीं आसान था कि रुद्र सचमुच मिस्टर रुद्र है। बिंदिया और बाकी लोग ये सच्चाई कभी स्वीकार नहीं कर सकते थे कि रुद्र सचमुच देवनगर का मिस्टर रुद्र है, क्योंकि रुद्र और उन अमीर घरानों के वारिसों के बीच का फासला बहुत बड़ा था। लेकिन अगर वह सिर्फ उस जैसा दिखता है तो इसे मान लेना उनके लिए आसान था। यानी वे लोग रुद्र से डर इसलिए रहे थे क्योंकि उन्होंने तुम्हें मिस्टर रुद्र समझ लिया, है ना? शेखर ने झिझकते हुए रुद्र से धीरे से पूछा। सही कहा, रुद्र ने हल्का सिर हिलाया। लेकिन रुद्र, क्या तुम मिस्टर रुद्र का रूप नहीं धर रहे? अगर किसी को सच्चाई पता चल गई तो मुसीबत नहीं होगी? बिंदिया ने चिंतित होकर पूछा। बिल्कुल रुद्र, तुम थोड़ी देर के लिए छुप सकते हो, लेकिन हमेशा के लिए नहीं। ये लोग इतने आसान नहीं हैं। एक बार अगर इन्हें पता चल गया कि तुम नकली हो तो ये तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। शोएब ने भी जोड़ा। ओह, उनकी बातें सुनकर रुद्र की आंखों में लाचारी की झलक आई और वह शांत स्वर में बोला, असल में मैं तो नकली भी नहीं हूं। मैंने कभी खुद को मिस्टर रुद्र नहीं कहा। यह उनका भ्रम है। इसमें मेरा क्या कसूर? और वैसे भी अगर उन्हें सच्चाई पता भी चल गई तो तब तक मैं गुजरात से बहुत दूर जा चुका हूंगा। फिर वे मुझे कहां ढूंढेंगे? हां, यह तो सही है, लेकिन एहतियात के तौर पर हमें यहां से जल्दी निकलना चाहिए। अगर बाद में उन्हें कुछ गड़बड़ समझ आ गई तो मुश्किल हो जाएगी। कुछ सोचने के बाद शेखर ने धीरे से कहा, मुझे भी लगता है शेखर सही कह रहा है। हालांकि इस बार हम बच गए, लेकिन अगली बार ऐसा हो ये जरूरी नहीं। चलो जल्दी से निकलते हैं। बिंदिया ने सहमति में सिर हिलाया। यह देखकर कि सब लोग उसकी सुरक्षा के बारे में इतने चिंतित हैं, रुद्र चुप रहा और ज्यादा कुछ नहीं बोला। वैसे रुद्र, तुम इतने ताकतवर कब से हो गए? तुमने अकेले ही इतने सारे अंगरक्षकों को संभाल लिया और वे कुछ नहीं कर पाए। यह सचमुच अविश्वसनीय है। शेखर अचानक रुद्र की ओर देखकर जिज्ञासु स्वर में बोला, कॉलेज के समय मेरी मुलाकात एक बुजुर्ग से हुई थी। उसी ने मुझे सब कुछ सिखाया। रुद्र ने मुस्कुराकर जवाब दिया। अच्छा, समझ गया। शेखर ने हल्के से सिर हिलाया और ज्यादा कुछ नहीं कहा। दूसरी तरफ अनूप और बाकी लोग जब ये जान गए कि अनुपमा रुद्र को जानती है तो उन्होंने अनुपमा की खुशामद शुरू कर दी, क्योंकि आज उसने उसके लिए इतने लोगों से लड़ाई की थी। उन्हें लगा कि इनका रिश्ता जरूर बहुत खास होगा, इसलिए उन्होंने अनुपमा को रुद्र के करीब पहुंचने का जरिया माना और सबने दिल खोलकर उसकी खुशामद की। यहां तक कि अपनी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की पहचान भी मुफ्त में उससे साझा करने लगे। अनूप ने पहल करके उसे खाने पर बुलाया। बेशक ये दावत पिछली बार से बिल्कुल अलग थी। वे सब बड़े मालिक अनुपमा का बहुत सम्मान कर रहे थे और अनुपमा को पहली बार ऐसा लगा जैसे वो सचमुच इज्जत पा रही हो। इतने साल इंडस्ट्री में रहने के बाद भी उसे कभी ऐसा बर्ताव नहीं मिला था। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के इन बड़े मालिकों की नजर में ये औरत सितारे क्लब की होस्टेस से अलग नहीं थे। वे कभी भी इन सितारों की परवाह नहीं करते थे, नहीं सचमुच उनका सम्मान करते थे। लेकिन इस बार
अनुपमा ने सचमुच इन मालिकों से सम्मानित होने का अनुभव किया। दूसरी ओर सरोज बहुत चालाक एजेंट थी और वो अच्छी तरह जानती थी कि ये सब बदलाव सिर्फ रुद्र की वजह से है। अगर इन सबको अनुपमा और रुद्र के रिश्ते पर गलतफहमी ना हुई होती तो अनुपमा को कभी ऐसा बर्ताव नहीं मिलता। इसलिए सरोज ने जानबूझकर कभी सीधे तो कभी इशारों में उनके अच्छे रिश्ते की बातें छेड़ी। इससे उन मालिकों का रवैया और भी गर्मजोशी से भर गया। रात के 10 बज चुके थे। अनुपमा आखिरकार होटल लौटी। कमरे में दाखिल होकर उसने हाई हील उतारकर एक तरफ रख दी, फिर थकान से बिस्तर पर लेट गई। उसके चेहरे से साफ झलक रहा था कि वह बेहद थक चुकी है। सरोज ने यह दृश्य देखा तो उसकी आंखों में बेबसी की एक झलक आई और उसने धीरे से कहा, मिस अनुपमा, जरा अपनी छवि का ध्यान रखिए। क्या आप अपनी पहचान भूल गई हैं? कौन सी पहचान? मैं तो बस एक काम इंसान हूं। आज मैं बहुत थक गई हूं और ये सब कुछ तो मैंने सोचा भी नहीं था कि ऐसा होगा। अनुपमा ने धीमे स्वर में जवाब दिया, चाहे कुछ भी हो, आपको अपनी छवि का ख्याल रखना होगा। मुझे तो लगता है कि इस बार आप मशहूर हो सकती है। जो वादे इन मालिकों ने किए हैं, अगर वो सच हुए तो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में कोई भी सितारा आपसे मुकाबला नहीं कर पाएगा। सरोज ने खुश होकर कहा। यह सुनकर अनुपमा थोड़ी रुकी और फिर धीरे से बोली, सरोज, क्या ये सब लोग मेरी खुशामद रुद्र की वजह से कर रहे हैं? अगर वो ना होता तो ये लोग तुम्हें अपने संसाधन मुफ्त में क्यों देते? सरोज ने आंखें घुमाते हुए कहा। यह सुनकर अनुपमा की आंखों में हैरानी सी झलक गई। फिर उसने धीरे से कहा, लेकिन सरोज, मैं तो रुद्र को एक दिन से भी कम समय से जानती हूं। हम दोस्त भी नहीं कहे जा सकते, लेकिन तुम बार बार कहती हो कि हमारा रिश्ता बहुत अच्छा है। क्या ये लोगों को धोखा देना नहीं है? अरे तुम पागल हो गई हो क्या? कौन जाकर मिस्टर रुद्र से पूछेगा कि तुम उसे जानती हो या नहीं? अच्छा तो यह है कि मैंने ये तक नहीं कहा कि तुम उसकी गर्लफ्रेंड हो। सरोज ने धीरे से कहा। लेकिन अनुपमा कुछ कहना चाहती थी। कोई लेकिन वेकिन नहीं। तुमने मिस्टर रुद्र को एक दिन से भी कम समय जाना है, लेकिन मुझे साफ दिख रहा है कि वो जरूर तुम में दिलचस्पी रखता है, वरना वो तुम्हारी मदद क्यों करता? चिंता मत करो, ये तुम्हें ऊपर वाले का दिया हुआ मौका है। अगर हमने इसे पकड़ा नहीं तो ये जिंदगी का सबसे बड़ा नुकसान होगा। सरोज ने तुरंत समझाया। अनुपमा ने अपनी बड़ी चमकदार आंखें झपकाई और उलझन भरे स्वर में पूछा, सरोज, तुम्हें पता है ये रुद्र आखिर है कौन? इतने बड़े मालिक उस पर इतना सम्मान क्यों दिखाते हैं? और जैसे ही उन्हें पता चला कि मैं रुद्र को जानती हूं, वो सब मुझे खुश करने चले आए। ये सब मुझे अविश्वसनीय लगता है। मुझे ठीक ठीक नहीं पता कि रुद्र कौन है। शायद वो पुणे के किसी बड़े खानदान का वारिस है। बस फर्क ये है कि वो बहुत लो प्रोफाइल रहता है। अगर अनूप उसे न जानता होता तो मैं कभी अंदाजा भी नहीं लगा पाती कि वो दूसरी पीढ़ी का अमीर है। सरोज ने धीरे से कहा। आखिरकार वो एक छोटी सी एजेंट थी और बिजनेस दुनिया के बारे में उसकी जानकारी बहुत कम थी। रुद्र की असली पृष्ठभूमि से अनजान रहना उसके लिए सामान्य था, लेकिन ये रुद्र तो हद से ज्यादा कमाल का है। यहां तक कि अनूप जैसा आदमी भी उसका इतना सम्मान करता है, और तुषार ने तो घुटनों के बल बैठकर उसे माफी मांगी। इससे साफ पता चलता है कि रुद्र की पहचान और पृष्ठभूमि बिल्कुल साधारण नहीं है। अनुपमा ने धीरे से कहा। उसकी नजर में अनूप जैसा आदमी पहले ही बहुत ताकतवर था, लेकिन अनूप का रुद्र के आगे झुकना देखकर वो रुद्र की असली ताकत की कल्पना भी नहीं कर सकती थी। उसके विचार में अनूप से भी बड़ा खानदान पुणे का सबसे बड़ा और ताकतवर परिवारों में से एक होगा। कम से कम वो शहर के शीर्ष 50 परिवारों में गिने जाएंगे। ये सोचकर अनुपमा और सरोज ने एक दूसरे की तरफ जटिल भावनाओं से भरी नजरें डाली। मिस अनुपमा, हो सकता है कि आपने इस बार जिंदगी का सबसे बड़ा मौका खो दिया हो। सरोज ने हल्का सा ठहर कर आह भरी। कौन सा मौका? अनुपमा ने उलझन भरी नजरों से भौहें सिकोड़ते हुए धीरे से पूछा। अरे तुम इतनी बेवकूफ क्यों हो? तुमने अमीर खानदान में शादी करने का मौका गवा दिया। सरोज ने बेबसी से जवाब दिया, फिर बोली, रुद्र जिस खानदान से है उससे हमारा तो दूर दूर तक वास्ता नहीं है। जिन अमीर लड़कों को हम जानते हैं उनसे कहीं आगे है वो।
वो अभी इतना जवान है, फिर भी अनूप जैसे आदमी को झुका देता है। सोचो, जब वो अपने खानदान का कारोबार संभालेगा तो कितना डरावना हो जाएगा। अगर तुम रुद्र से शादी कर लेती तो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में कोई भी तुम्हारा मुकाबला नहीं कर पाता। यहां तक कि तुम्हारी कंपनी का सीईओ भी तुम्हारे सामने झुकता। सरोज की बात सुनकर अनुपमा की आंखों में हल्की सी पछतावे की झलक उभर आई। रुद्र की शक्ल सूरत अच्छी थी, उसकी काबिलियत भी जबरदस्त थी, और सबसे बड़ी बात, उसकी पृष्ठभूमि बेहद डरावनी थी। अनुपमा की नजर में ये एक परफेक्ट मौका था। लेकिन रुद्र इतना लो प्रोफाइल था कि उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसका बैकग्राउंड इतना खौफनाक होगा। ये तो किसी टीवी ड्रामा की कहानी जैसा लग रहा था। अगर मौका निकल गया तो निकल गया। अगर हमारी किस्मत में ही नहीं है तो चाहे मैं कितनी भी कोशिश कर लूं, कुछ नहीं होगा। अनुपमा ने खुद को धीरे से दिलासा दिया। मिस अनुपमा, फिक्र मत कीजिए, पुणे इतना बड़ा है, मुझे पूरा यकीन है कि हमारी मिस्टर रुद्र से दोबारा मुलाकात होगी। तब हम कुछ न कुछ जरूर कर लेंगे। आखिरकार मिस अनुपमा, आप इतनी खूबसूरत हैं, सरोज ने मुस्कुराते हुए कहा। खूबसूरती की भी तो एक उम्र होती है, पता है। कुछ सालों बाद शायद मैं उन जवान और सुंदर लड़कियों से मुकाबला न कर पाऊं, अनुपमा ने बेपसी से कहा। शेखर, बिंदिया, शोएब और यास्मिन ने रुद्र की बात सुनकर उस पर भरोसा कर लिया। उन्हें लगा कि अनूप, हरमन और बाकी लोग रुद्र का इतना सम्मान इसलिए कर रहे थे क्योंकि वे उसे देवनगर के मिस्टर रुद्र मानते थे। हालांकि शेखर, बिंदिया और बाकी लोगों को यह शक भी था कि रुद्र शायद एक धोखेबाज है और जल्दी ही अनूप और बाकी लोगों के सामने पकड़ा जाएगा। अगर अनूप और बाकी लोगों को सच्चाई पता चल जाती तो उसका अंजाम बहुत बुरा होता। सावधानी बरतते हुए उन्होंने ठान लिया कि अब वे रिसोर्ट नहीं लौटेंगे और अलग अलग अपने घर चले जाएंगे। शेखर और बाकी से अलग होने के बाद रुद्र सीधा बस से मुंबई लौट आया। वापस लौटने पर वह सीधे घर नहीं गया, बल्कि टैक्सी लेकर प्रदीप के घर पहुंचा। रुद्र को प्रदीप को औषधीय जड़ी बूटियां पहुंचाए हुए पूरा एक हफ्ता हो चुका था, जैसा कि पहले तय हुआ था। रुद्र जानता था कि रिसोर्ट वाली घटना ने शेखर और बाकी लोगों के लिए काफी मुसीबत खड़ी कर दी थी। शुक्र है कि आखिरकार उन्होंने उसकी बात मान ली, वरना अगर उन्हें उसकी असलियत का पता चल जाता तो वो उन्हें क्या जवाब देता, उसे खुद समझ नहीं आता। जब रुद्र प्रदीप के घर पहुंचा तो रात के 8 बज चुके थे और अंधेरा छा रहा था। उसने प्रदीप के घर के दरवाजे की तरफ नजर डाली, जो खुला हुआ था। इसका मतलब था कि प्रदीप घर लौट चुका था। इसलिए रुद्र सीधे आंगन में चला गया। शायद देर हो जाने की वजह से प्रदीप और जब्ब आंगन में नहीं थे, लेकिन कमरे में रोशनी जल रही थी। थोड़ा झिझकने के बाद वह दरवाजे तक पहुंचा और हल्के से दस्तक दी। अंदर आओ, प्रदीप की आवाज आई। रुद्र ने दरवाजा खोला और सीधे कमरे में चला गया। उसने देखा कि प्रदीप कुर्सी पर बैठकर किताब पढ़ रहा था। उसका चेहरा बिल्कुल शांत था, मानो उसे रुद्र के आने की कोई हैरानी न हो। बुजुर्ग, आप पिछले कुछ दिनों से कहा थे, मैं 2-3 दिन पहले आपसे मिलने आया था, लेकिन आप घर पर नहीं थे। रुद्र मुस्कुराते हुए बोला, मैं राजस्थान गया था, कुछ पुराने दोस्तों से मिलने। प्रदीप ने बिना छिपाए सीधे जवाब दिया। आपके भी दोस्त हैं? रुद्र की आंखों में हैरानी झलक उठी। रुद्र मजाक नहीं कर रहा था। सचमुच उसे हैरानी हुई, क्योंकि जितना समय उसने प्रदीप को जाना था, उसने कभी किसी और को उसके घर आते नहीं देखा था। उसे प्रदीप हमेशा दुनिया से अलग थलग लगे। कुछ दोस्त थे जो मैंने जवानी में बनाए थे, लेकिन सालों से हमारा संपर्क टूट गया था। प्रदीप ने शांत स्वर में कहा, अच्छा ऐसा है। रुद्र ने हल्का सिर हिलाया और आगे बोला, हमारे बीच जो समझौता हुआ था उसके मुताबिक मैंने आपके लिए वो औषधीय जड़ी बूटियां ढूंढी थी, और आपने कहा था कि उसके बाद आप मुझे अपना शिष्य बनाएंगे। आपने मुझे हफ्ते भर बाद आने को कहा था। अब हफ्ता बीत चुका है, तो क्या आप मुझे अपना शिष्य मान लेंगे? प्रदीप ने रुद्र की तरफ देखा और गंभीरता से पूछा, क्या तुम पक्का चाहते हो कि मेरे शिष्य बनो? बिल्कुल। रुद्र ने तुरंत सिर हिलाया। तो तुम मेरे शिष्य क्यों बनना चाहते हो? प्रदीप ने सवाल किया। और क्यों? बस आपसे कुछ सीखना चाहता हूं,
ताकि भविष्य में अपनी सुरक्षा कर सकूं। रुद्र ने सोचकर धीरे धीरे जवाब दिया, लेकिन सोच लो, मेरे शिष्य बनने पर तुम्हें खतरे का सामना करना पड़ सकता है। प्रदीप का शिष्य बनना आसान काम नहीं है, प्रदीप ने शांत स्वर में कहा। इसका क्या मतलब? रुद्र ने भौहें सिकोड़ते हुए प्रदीप की तरफ देखा। उसके चेहरे पर उलझन साफ झलक रही थी। मेरी उम्र में जब मैं तुम्हारी तरह जवान था, मैंने देश देश घूमे और कई योद्धाओं से दुश्मनी मोल ली। वे लोग आज भी मुझसे बदला लेने का मौका ढूंढते रहते हैं, लेकिन अब मैं संन्यास ले चुका हूं, और अगर वे मुझे ढूंढ भी ले तो भी मुझसे जीत नहीं सकते। लेकिन अगर तुम मेरे शिष्य बने तो वे लोग तुम्हें निशाना बना सकते हैं। समझे मेरी बात? प्रदीप ने गंभीर स्वर में कहा। आपका शिष्य बनना इतना खतरनाक है? रुद्र ने हैरानी से कहा, मानो उसकी बातों पर यकीन न हो रहा हो। अगर अब पछतावा हो रहा है तो अभी भी वक्त है। अगर तुम मेरे शिष्य नहीं बने तो शायद वे लोग तुम्हें तंग ना करें। प्रदीप ने जोड़ते हुए कहा, तो फिर आपने ये सब पहले क्यों नहीं बताया, जब मैं आपके लिए जड़ी बूटियां ढूंढ रहा था? अब इन सब का क्या मतलब है? आपने मुझे धोखा दिया। रुद्र ने चौड़ी आंखों से घूरते हुए गुस्से में कहा। धोखा नहीं, प्रदीप ने हल्के से सिर हिलाया और कहा, और वो औषधीय जड़ी बूटियां मेरे लिए नहीं थी, बल्कि तुम्हारे लिए थी। मेरे लिए? रुद्र की आंखों में हैरानी उभरी और उसने भौहें चढ़ाकर पूछा, इसका क्या मतलब है? प्रदीप ने उसके सवाल का सीधा जवाब नहीं दिया, बल्कि एक दवाई का डिब्बा निकालकर रुद्र को थमा दिया। ये क्या है? रुद्र ने डिब्बा लेते हुए हैरानी से पूछा। कुछ दिन पहले मैं राजस्थान गया था, वहां एक अल्केमिस्ट से मिला। वो अल्केमिस्ट मेरा पुराना दोस्त था। तुम्हारी किस्मत अच्छी है कि वो बूढ़ा आज भी जिंदा है। मैंने उसी से तुम्हारी लाई हुई जड़ी बूटियों से एक गोली बनवाई है। प्रदीप धीरे धीरे बोला। प्रदीप की बात सुनकर रुद्र थोड़ी देर रुका, फिर जल्दी से डिब्बा खोला। अंदर एक हरी गोली थी। गोली से हल्की हरी चमक निकल रही थी, जो अद्भुत लग रही थी। जब रुद्र जड़ी बूटियां ढूंढ रहा था तो डायना ने अल्केमिस्ट और पिल्स का जिक्र किया था, लेकिन असली गोली रुद्र पहली बार देख रहा था। इस गोली का क्या उपयोग है? रुद्र ने उलझन भरे स्वर में पूछा। इस गोली का नाम है एसेंस कल्टीवेटिंग पिल। यह इंसान के शरीर को मजबूत करती है। तुम्हारे पिछले कुपोषण और ज्यादा थकान की वजह से तुम मार्शल आर्ट्स के लिए उपयुक्त नहीं हो, लेकिन अगर तुम ये गोली खा लो तो तुम्हारे शरीर में बड़ा सुधार आएगा। तब तुम्हारा शरीर मजबूत हो जाएगा। भले ही तुम मेरे शिष्य न बनो, ये तुम्हारी लड़ाई की क्षमता को बढ़ा देगी। आम लोगों से लेकर छोटे स्तर के वॉरियर तक से निपटना तुम्हारे लिए मुश्किल नहीं रहेगा। प्रदीप ने रुद्र की तरफ देखते हुए समझाया। प्रदीप की बातें सुनकर रुद्र की आंखों में हल्की सी हैरानी चमक उठी। अनजाने में उसने अपने हाथ में रखी गोली को देखा और उलझन भरे भाव से पूछा, क्या ये गोली सचमुच इतनी चमत्कारी है? इस दुनिया में अनगिनत अविश्वसनीय चीजें हैं, बस तुम्हें उनके बारे में पता नहीं है। प्रदीप ने शांत स्वर में उत्तर दिया। थोड़ी देर झिझकने के बाद रुद्र ने गहरी आवाज में कहा, क्या तुम पक्के हो कि ये गोली खाने से मैं और ताकतवर बन जाऊंगा? ये तुम्हें ताकतवर बनाने के लिए नहीं है, बल्कि तुम्हारी शारीरिक क्षमता को बहुत अधिक बढ़ाने के लिए है। प्रदीप ने सुधारते हुए कहा, मुझे कैसे पता चलेगा कि तुम सच कह रहे हो? अगर ये जहरीली गोली हुई और तुम मुझे धोखा दे रहे हो तो? रुद्र ने सावधानी से पूछा। मैं तुम्हें क्यों धोखा दूंगा? बूढ़े आदमी ने शांत स्वर में जवाब दिया। तुम्हारे पास मुझे धोखा देने का कोई कारण नहीं है, लेकिन बहुत से लोग मुझे मारना चाहते हैं। मुझे नहीं पता कि कौन भरोसेमंद है और कौन नहीं। रुद्र ने गोली को हाथ में घूरते हुए कहा। चेहरे पर झिझक साफ झलक रही थी। हालांकि उसे विश्वास था कि प्रदीप उसे नुकसान नहीं पहुंचाएगा, लेकिन हाल ही में बहुत से हत्यारों से सामना होने के कारण वो पूरी तरह निश्चिंत नहीं हो पा रहा था। प्रदीप ने गंभीरता से कहा, अगर मैं सच में तुम्हें नुकसान पहुंचाना चाहता तो अभी तुरंत तुम्हें मार सकता था। तुम्हारी मौजूदा काबिलियत के हिसाब से मेरे लिए ये कठिन नहीं है। प्रदीप की बातें सुनकर रुद्र ने अचानक सिर उठाया और उसकी तरफ देखा। उसे लगा प्रदीप की बात में काफी दम है। आखिरकार वो तो अभी जब को भी नहीं हरा सकता था। प्रदीप की तो बात ही अलग थी। अगर प्रदीप वाकई उसे मारना चाहता
तो इतना झंझट करने की जरूरत ही नहीं थी। मैं तुम्हें कुछ दिन सोचने का समय दे सकता हूं। मेरा शिष्य बनने से तुम्हारे लिए और भी खतरे बढ़ जाएंगे। ये गोली तो मेरी ओर से एक तोहफा है। इसे खाना या न खाना तुम्हारे ऊपर है। मैं कोई जबरदस्ती नहीं करूंगा। तुम गोली साथ ले जाओ, सोच लो और फिर फैसला करो। प्रदीप ने रुद्र की झिझक देखकर नरमी से कहा। कुछ पल तक खड़े रहकर रुद्र को लगा कि प्रदीप शायद सचमुच उसका बुरा नहीं चाहता, और अब उसके आसपास खतरे लगातार बढ़ रहे थे। तो जितनी जल्दी वह प्रदीप का शिष्य बनेगा, उतनी जल्दी उसकी ताकत भी बढ़ेगी, और अगली बार सेठी फैमिली के भेजे हथियारों से सामना होगा तो उसे इतनी शर्मिंदगी नहीं झेलनी पड़ेगी। मैं इसे लूंगा, रुद्र ने धीमे स्वर में प्रदीप से कहा। क्या तुमने सचमुच फैसला कर लिया? प्रदीप ने रुद्र को देखते हुए शांत भाव से पूछा। कर लिया। रुद्र ने हल्के से सिर हिलाया और फिर गोली बॉक्स से निकालते हुए पूछा, क्या इसे ऐसे ही सीधे निगल सकता हूं? हाँ, प्रदीप ने सिर हिलाकर जवाब दिया। रुद्र ने गहरी सांस ली और गोली को पकड़ते हुए उसका चेहरा हल्का सा घबराया हुआ दिखा। आखिरकार वो तो एक आम इंसान था, जिसने प्रदीप से मिलने से पहले तक योद्धाओं के अस्तित्व तक के बारे में नहीं सुना था। गोलियों के बारे में तो उसे कुछ पता ही नहीं था। भले ही अब उसे गोलियों के बारे में जानकारी हो गई थी, लेकिन उसने कभी कोई गोली खाई नहीं थी, इसलिए उसके मन में चिंता बनी हुई थी। इसका कोई साइड इफेक्ट तो नहीं होगा? रुद्र ने अनिश्चितता से पूछा। प्रदीप ने सिर हिलाया और बेबसी से कहा, मुझे नहीं पता कि इस गोली का कोई साइड इफेक्ट है या नहीं। आखिरकार मैंने इसे कभी खाया नहीं है, लेकिन इतना तय है कि ये गोली तुम्हें मारेगी नहीं, बस थोड़ी तकलीफ सहनी पड़ेगी। थोड़ी तकलीफ? रुद्र कुछ पल रुका, फिर भौहें सिकोड़ कर बोला, किस तरह की तकलीफ? इस गोली का मुख्य असर तुम्हारे शरीर से गंदगियां निकालना और शारीरिक क्षमता बढ़ाना है, लेकिन शरीर को सुधारना है तो थोड़ी तकलीफ तो सहनी ही पड़ेगी, प्रदीप ने धैर्य से समझाया। छोड़ो, अब बातों से क्या होगा? गोली खाऊंगा तो खुद ही पता चल जाएगा। रुद्र ने धीरे से बुदबुदाया और गोली मुंह में डाली। गोली मुंह में डालते ही उसे लगा जैसे उसने दुनिया की सबसे कड़वी दवा निगल ली हो। इतनी कड़वाहट कि वो तुरंत थूक देना चाहता था, लेकिन उसने हिम्मत करके दांत भींच लिए और गोली निगल ली। गोली खाने के बाद उसने शरीर को थोड़ा हिलाया डुलाया, लेकिन कोई बदलाव नजर नहीं आया। रुद्र ने भौहें सिकोड़कर प्रदीप से कहा, बूढ़े, क्या तुम मुझे बेवकूफ बना रहे हो? मुझे तो कुछ भी महसूस नहीं हो रहा। क्या तुम्हें लगता है कि ये कोई टीवी ड्रामा है? गोली शरीर में जाने के बाद असर करने में कम से कम आधा घंटा लगाती है, इसलिए अधीर मत हो, प्रदीप ने बेबसी से कहा। ओह, ऐसा है। रुद्र ने हल्के से सिर हिलाया और पूछा, ठीक है, मैंने गोली खा ली और सब कुछ किया जो तुमने कहा। अब क्या मैं तुम्हारा शिष्य बन सकता हूं? मैंने पहले ही कहा था, अगर तुम सच में मेरा शिष्य बनना चाहते हो तो इससे तुम्हें खतरा भी हो सकता है। क्या तुम फिर भी पक्के हो? प्रदीप ने धीरे से कहा, बिल्कुल पक्का हूं। रुद्र ने बिना झिझक सिर हिलाया और बोला, मैंने इतनी मेहनत की, दवाइयों की सामग्री जुटाई, गोली खाई, सब इसलिए कि तुम्हारा शिष्य बन सकूं। अब तुम पीछे हट रहे हो क्या? मैंने कब कहा कि मैं पीछे हट रहा हूं? मैं तो बस ये देखना चाहता था कि तुम सच में मेरा शिष्य बनना चाहते हो या नहीं, प्रदीप ने मुस्कुराते हुए कहा। बिल्कुल, मैं सच में तुम्हारा शिष्य बनना चाहता हूं। रुद्र ने लाचारी से प्रदीप से कहा, ठीक है, अगर तुम सच में मेरा शिष्य बनना चाहते हो तो घुटनों के बल बैठकर गुरु को प्रणाम करो, प्रदीप ने धीरे से कहा। घुटनों के बल बैठना? प्रदीप की ये बात सुनकर रुद्र चौंक गया, फिर हल्की हंसी के साथ बोला, अरे बूढ़े, हम तो पहले से इतने करीबी हैं, क्या इस घुटने टेकने वाली औपचारिकता को छोड़ नहीं सकते? नहीं, ये परंपरा है, प्रदीप ने सीधे तौर पर सिर हिलाया। कौन सी परंपरा? मैंने तो कभी ऐसी परंपरा के बारे में नहीं सुना, रुद्र ने भौहें सिकोड़कर पूछा। जब कोई योद्धा गुरु बनाता है तो घुटनों के बल बैठकर प्रणाम करना जरूरी होता है, प्रदीप ने गंभीरता से रुद्र को समझाया। प्रदीप की बात सुनकर रुद्र का चेहरा बेहद लाचार हो गया। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि प्रदीप का शिष्य बनने के लिए उसे उसके सामने घुटने टेकने पड़ेंगे।
और ऊपर से प्रदीप का रवैया इतना दृढ़ था कि उसमें किसी तरह की बातचीत या नरमी की गुंजाइश ही नहीं थी। रुद्र को लगा कि उसने पहले ही इतना कुछ कर लिया है। अगर अब इतनी छोटी सी बात के कारण वो गुरु को स्वीकार नहीं करता तो उसका सारा समय और मेहनत व्यर्थ चला जाएगा। इसलिए रुद्र ने लंबे समय तक झिझकने के बाद समझौता करने का फैसला किया। क्या मुझे सच में घुटने टेक देने चाहिए? रुद्र ने बेप्सी से प्रदीप से पूछा। घुटने टेक? मुझे चाय परोस और मुझे अपना गुरु मान। प्रदीप ने शांत स्वर में कहा। तुम इतने जिद्दी क्यों हो? रुद्र की आंखों में बेप्सी की झलक आई और फिर वह मेज की ओर गया। उसने चाय का प्याला उठाया, प्रदीप के सामने जाकर गंभीर भाव से बोला, गुरुजी, कृपया मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। इतना कहकर रुद्र प्रदीप के सामने घुटने टेक गया। लेकिन जैसे ही वह अपने घुटने मोड़ने वाला था, अचानक उसके पेट में अजीब सा दर्द उठा। कुछ ही पलों में यह दर्द उसकी पूरी देह में फैल गया। यह एहसास ऐसा था मानो असंख्य चाकू उसकी देह को नोच रहे हों। यह पीड़ा इतनी भयानक थी कि रुद्र का दिल बेकाबू होकर तेजी से धड़कने लगा, बिल्कुल सामान्य से कई गुना तेज। रुद्र दर्द से चिल्लाया और जमीन पर गिर पड़ा। रुद्र के हाथ का प्याला जमीन पर टूट गया। असहनीय दर्द सहन न पाने के कारण वह बेहोश हो गया। प्रदीप ने वहीं खड़े होकर रुद्र को बेहोश देखा। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक आई। उसने जब्ब की ओर मुड़कर कहा, इसे कमरे में ले जाओ। हर 2 घंटे में पानी देना, लेकिन खाना मत देना। जब्ब ने आदेश सुनते ही तुरंत रुद्र को उठाया और कमरे की ओर भागा। मुझे अंदाजा नहीं था कि एसेंस कल्टिवेटिंग पिल के दुष्प्रभाव इतने भयानक होंगे। पता नहीं ये लड़का इन्हें झेल भी पाएगा या नहीं। प्रदीप ने बुदबुदाते हुए कहा। कितना समय बीत गया इसका अंदाजा नहीं था, लेकिन धीरे धीरे रुद्र ने दोबारा आंखें खोली। आंख खुलते ही उसे ऐसा लगा जैसे पूरा संसार घूम रहा हो। सिर्फ फटने जैसा दर्द था और देह का हर हिस्सा धड़क रहा था। स्कत्स्क। जब्ब ने रुद्र को जागते देखा तो अपने दांत नचाकर हंसी दिखाई। रुद्र ने पूरी ताकत लगाकर अपना सिर घुमाया और जब्ब की ओर देखा। वो कुछ बोलना चाहता था, लेकिन इस समय उसके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकल पा रहा था। जब्ब ने रुद्र को देखते ही कमरे से बाहर दौड़ लगाई। कुछ ही क्षणों में वो वापस आया और उसके साथ प्रदीप भी था। प्रदीप ने रुद्र को गौर से देखते हुए धीमे स्वर में पूछा, तुम जाग गए? बूढ़े आदमी, तुमने मुझे क्या खिला दिया? मेरे साथ क्या हो रहा है? मेरा शरीर क्यों नहीं हिल रहा? रुद्र ने कमजोर स्वर में पूछा। ये वही एसेंस कल्टिवेटिंग पिल का दुष्प्रभाव है जिसके बारे में मैंने पहले बताया था। जिस शरीर की ताकत कम होती है उस पर इसके दुष्प्रभाव ज्यादा होते हैं। लेकिन अब तुम बिल्कुल ठीक हो। अगर यह दौर झेल गए तो कोई दिक्कत नहीं होगी। तुम्हारा शरीर पहले से बहुत मजबूत हो गया है। प्रदीप मुस्कुराते हुए बोला, मुझसे झूठ मत बोलो। तुमने मुझे जहर दिया है। मेरा शरीर बिल्कुल हिल नहीं रहा। रुद्र ने दांत पीसते हुए चिल्लाया, तुम्हारा शरीर इसलिए नहीं हिल रहा क्योंकि तुमने पूरे 1 महीने से कुछ खाया ही नहीं, इसलिए तुम्हें इतनी कमजोरी महसूस हो रही है। प्रदीप ने शांत स्वर में जवाब दिया। रुद्र ये सुनकर दंग रह गया। उसने भौहें चढ़ाते हुए पूछा, क्या कहा? मैंने कितना समय से कुछ नहीं खाया? अगर आज को भी गिने तो पूरे 1 महीने से। प्रदीप ने शांत भाव से कहा, बदबूदार बूढ़े, तुम मजाक कर रहे हो। इंसान तो 7 दिन तक बिना खाए मर जाता है। 7 दिन? प्रदीप ने तिरस्कार से हंसते हुए कहा, साधारण लोग 10 दिन तक भी बिना खाए रह सकते हैं, और हम जैसे योद्धा तो पूरे 1 महीने तक बिना खाए पिए भी जिंदा रह सकते हैं। तुम्हारी 7 दिन वाली बात बकवास है। ऐसा है क्या? रुद्र ने सोचा। फिर अचानक उसकी आंखों में सदमे की झलक आई और वह चिल्लाया, रुको रुको, तुम्हारा मतलब है कि मैं पूरे 1 महीने तक बेहोश पड़ा था? हाँ बिल्कुल। जिस दिन तुमने एसेंस कल्टिवेटिंग पिल खाई थी उसी दिन से अब तक पूरा 1 महीना बीत चुका है। प्रदीप ने सिर हिलाकर कहा। रुद्र हक्का बक्का रह गया। वो कुछ बोलना चाहता था लेकिन शब्द नहीं मिल रहे थे। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि वो इतना लंबा समय बेहोश रह सकता है। नहीं, मेरे पास अभी भी बहुत से काम बाकी है। मैं ऐसे नहीं पड़ा रह सकता। जल्दी से मुझे उठाओ, रुद्र ने घबराकर कहा।
प्रदीप ने जब्ब की ओर देखा और आंखों से इशारा किया। जब्ब तुरंत रुद्र के पास आया और उसे बिस्तर से उठाया। रुद्र ने पाया कि उसका शरीर अब भी काम नहीं कर रहा था। उसमें जरा सी ताकत नहीं थी। मैं कब तक दोबारा अपनी ताकत वापस पा सकूंगा? रुद्र ने धीमी आवाज में पूछा। मैं अभी तुम्हारे लिए खाना लाता हूं। जब तुम खा लोगे तो कुछ देर में शरीर फिर से चलने लगेगा, प्रदीप ने शांत स्वर में कहा और कमरे से बाहर चला गया। प्रदीप के जाने के बाद रुद्र ने जब्ब की ओर देखा और धीरे से पूछा, क्या तुमने अब तक मेरी देखभाल की है? जब्ब ने दांत नचाकर सिर हिला दिया। धन्यवाद। जब मैं ठीक हो जाऊंगा तब तुम्हारे लिए ट्रक भर केले मंगवाऊंगा और तुम्हें 2 मादा साथी भी दिलाऊंगा, रुद्र ने मुस्कुराते हुए कहा। जब्ब ने फिर से दांत नचाकर मुस्कान दी और कमरे से बाहर भाग गया। जब्ब के जाने के बाद रुद्र अकेला बिस्तर पर बैठा उबने लगा। कुछ देर बाद उसने अपने कपड़ों से मोबाइल निकाला ताकि देख सके कि कोई खबर तो नहीं आई, लेकिन 1 महीना बीत चुका था और मोबाइल की बैटरी बहुत पहले ही खत्म हो चुकी थी। इसलिए रुद्र सिर्फ छत की ओर देखते हुए बिस्तर पर लेटा रह गया। करीब 10 मिनट बाद जब रुद्र के लिए खिचड़ी का कटोरा लेकर आया, तब तक रुद्र के शरीर में थोड़ी ताकत लौट आई थी। उसने जबरदस्ती पूरी खिचड़ी खाई और फिर बिस्तर पर लेटकर आराम करने लगा। दलिया खाने के बाद रुद्र आधे घंटे तक बिस्तर पर लेटा आराम करता रहा। ये आधा घंटा रुद्र के लिए बेहद लंबा लग रहा था, क्योंकि उसका फोन बैटरी खत्म होने की वजह से बंद था और वो उससे कुछ कर भी नहीं सकता था। बस छत को घूरता रहा। आधा घंटा बीतने के बाद रुद्र को लगा कि उसके शरीर में थोड़ी ताकत लौट आई है, तो उसने बिस्तर से उतरने की कोशिश की और धीरे धीरे चलना शुरू किया। शायद बहुत दिनों से कसरत न करने की वजह से शुरुआत में रुद्र को थोड़ी परेशानी हुई, लेकिन थोड़ी देर इधर उधर टहलने के बाद उसे लगा कि उसका शरीर अब इतना ठीक हो चुका है कि वह सामान्य रूप से चल सके। जब रुद्र को एहसास हुआ कि वो ठीक हो गया है, तो उसने बस प्रदीप को अलविदा कहा और आंगन से बाहर निकल गया। अब उसके दिमाग में सिर्फ एक ही बात थी, किसी तरह फोन चार्ज करना। प्रदीप का घर छोड़ते ही रुद्र ने महसूस किया कि उसका शरीर पूरी तरह सामान्य हो चुका है। वह अब आराम से दौड़ भी सकता था, चलना तो दूर की बात थी। और जैसा कि प्रदीप ने कहा था, रुद्र को हल्का हल्का एहसास हो रहा था कि उसके शरीर में बहुत बड़ा बदलाव हुआ है, लेकिन शायद अभी वो काफी कमजोर था, इसलिए बदलाव बहुत साफ नहीं दिख रहे थे। प्रदीप का घर छोड़ने के बाद रुद्र ने टैक्सी रोकी और मेंशन वापस लौट आया। घर पहुंचकर उसने तुरंत चार्जर लगाया और फोन चार्ज करने लगा। फोन चार्ज होते समय रुद्र बाथरूम में नहाने चला गया। लंबे इंतजार के बाद उसका फोन पूरी तरह चार्ज हो गया। जैसे ही उसने फोन ऑन किया, स्क्रीन पर ढेरों मैसेज और मिस्ड कॉल्स की नोटिफिकेशन आने लगी। एक पल के लिए तो रुद्र का फोन क्रैश ही हो गया। उसने फोन रीस्टार्ट किया और फिर एक एक करके मिस्ड कॉल्स और मैसेज चेक करने लगा। ज्यादातर कॉल्स शेखर, शोएब और बाकियों की थी, क्योंकि रुद्र ने अभी हाल ही में रिजॉर्ट में हरमन सक्सेना और उसके लोगों को नाराज किया था। फिर अचानक रुद्र गायब हो गया था। ये सब बातें जोड़कर देखना किसी के लिए मुश्किल नहीं था, इसलिए रुद्र ने सबसे पहले शेखर, शोएब और बाकियों को कॉल किया। ट्रिन ट्रिन 2 बार घंटी बजने के बाद शेखर ने फोन उठाया और उत्साहित होकर चिल्लाया, रुद्र, क्या सचमुच तुम हो? हाँ, मैं ही हूं। रुद्र ने शेखर की आवाज सुनी तो उसके मन को छू गया और उसने धीमे स्वर में जवाब दिया, भाई, तुम पिछले 1 महीने से क्या कर रहे थे? मेरी कॉल क्यों नहीं उठाई? मैं तो टिकट खरीदकर स्टेशन पर खड़ा था कि मुंबई आकर तुम्हें ढूंढूं। कहीं तुम किसी मुसीबत में तो नहीं फंस गए? शेखर ने घबराकर पूछा। तुम्हें मुंबई आने की जरूरत नहीं है, यहां कुछ खास नहीं है। मेरा फोन खो गया था और आज ही वापस मिला है, रुद्र ने जल्दी से कहा। फोन खो गया था? रुद्र की बात सुनकर शेखर ने लंबी सांस ली और चैन पाया। हाँ, इसलिए तुम्हारी कॉल नहीं उठा पाया। चिंता मत करो और शोएब और बाकियों को भी बता दो कि मैं ठीक हूं, रुद्र ने धीरे से कहा। कसम से, तुमने हमें मौत के डर से डरा दिया था। हमें लगा कि अनूप चौबे और बाकियों को पता चल गया कि तुम मिस्टर सिंघानिया बनकर घूम रहे हो। अच्छा हुआ कि तुम ठीक हो। मैं शोएब और बाकियों को कॉल करके बता देता हूं।
शेखर का लहजा अब काफी हल्का हो चुका था। ठीक है, अगर और कुछ नहीं है तो मैं रखता हूं। यहां अभी मुझे काम है, जब फुर्सत मिले तो मुंबई आ जाना, रुद्र ने धीरे से कहा। ठीक है, ठीक है। शेखर ने सिर हिलाया और कॉल काट दी। शेखर की कॉल के बाद रुद्र ने बाकी मिस्ड कॉल्स देखी। वे ईशा मेहता, रोहित और ईशान की थी, लेकिन उन्होंने सिर्फ 1-2 बार ही कॉल की थी, यानी कोई ज्यादा जरूरी बात नहीं थी। रुद्र ने उन्हें वापस कॉल नहीं किया। दूसरी ओर अवनी ने रुद्र को हर रोज कॉल किया था। आखिरकार रुद्र हर रोज अवनी से हालचाल पूछता था। इतने दिनों से संपर्क न होने पर वह जरूर परेशान हो गई होगी, इसलिए रुद्र ने उसे कॉल की। लेकिन टाइम जोन के फर्क की वजह से अवनी ने फोन नहीं उठाया। तब रुद्र ने उसे मैसेज कर दिया कि वह ठीक है और चिंता न करे। फिर राधिका और रवीना के कॉल्स और मैसेज भी थे। राधिका और रवीना के मैसेज लगभग एक जैसे थे। दोनों ने रुद्र को अजय मेहरा और राकेश से सावधान रहने की चेतावनी दी थी। लगता था कि इन दोनों ने रुद्र से निपटने के लिए कुछ मददगार ढूंढ लिए थे, लेकिन रुद्र को अजय और राकेश की कोई परवाह नहीं थी। चाहे ये लोग कोई भी मदद ले आए, वो उसका मुकाबला नहीं कर सकते थे। ये दोनों बस अपनी मुसीबत बुला रहे थे। बेशक सानवी और तन्वी पुखरेजा की भी कुछ कॉल्स थी, और कंचन की भी, वही लड़की जिसे रुद्र ने पिछली बार बचाया था। लेकिन रुद्र को लगा कि उनका कुछ ज्यादा जरूरी काम नहीं होगा, इसलिए उसने उन्हें भी कॉल बैक नहीं किया। असल चिंता रुद्र को निहाल और मृणलिनी की कॉल्स को लेकर हुई। निहाल ने रुद्र को लगभग 50 बार कॉल किया था। अगर कोई बेहद जरूरी बात न होती तो निहाल इतनी बार कॉल नहीं करता, इसलिए रुद्र ने तुरंत निहाल का नंबर मिलाया। ट्रिन ट्रिन। 2 बार घंटी बजते ही निहाल ने फोन उठाया और धीरे से पूछा, मिस्टर सिंघानिया, क्या आप अब होश में आ गए हैं? निहाल की ये बात सुनकर रुद्र पल भर के लिए चौंक गया। फिर भौहें चढ़ाकर धीमे स्वर में पूछा, तुम्हें मेरी हालत के बारे में कैसे पता चला? कुछ दिन पहले आपसे संपर्क नहीं हो पाया तो मैं प्रदीप के पास गया। वहां से पता चला कि आप बेहोश पड़े हैं। निहाल ने धीरे धीरे समझाया। अच्छा, तो ये बात है। रुद्र ने हल्के से सिर हिलाया। निहाल समझदार इंसान था। उसे पता था कि रुद्र अक्सर प्रदीप के पास आता है, तो वहां जाकर हाल पूछना कोई अजीब बात नहीं थी। ठीक है, अब असली बात करो। तुमने इतनी बार मुझे कॉल की, क्या कोई जरूरी मामला है? रुद्र ने धीमी आवाज में पूछा। मिस्टर सिंघानिया, शायद हमें मेट्रो लाइन 9 प्रोजेक्ट की अब कोई उम्मीद नहीं बची। निहाल ने सीधे मुद्दे की बात कही। रुद्र को लगा कि निहाल मजाक नहीं कर रहा है। उसकी आंखों में हैरानी की झलक आई और उसने भौहें सिकोड़ते हुए पूछा, कोई उम्मीद नहीं बची, इसका मतलब क्या है?